कुछ दिनों से मैं यही सारा ड्रामा होते देख रहा था। जैसे ही मेरा अरबी मालिक अपने काम के लिए ऑफिस जाता तो उसकी चारों बेटियां यूं खुश होती जैसे कि आज़ाद हो चुकी हो। फौरन से उनकी छोटी बेटी मेरे पास आती और एक लिस्ट पकड़ा कर कहती, चौकीदार ये सामान लेकर आओ। ये उन लड़कियों का रोज का रवैया बनता जा रहा था। जैसे ही उनका बाप ऑफिस के लिए निकलता, छोटी बेटी आकर मुझे लिस्ट पकड़ा देती और कहती कि जब ये सामान लेकर आओ और जिस मार्केट का लिखा है वहीं से सामान लेकर आना। वो लड़की मुझे ऐसी मार्केट बता देती जो कि उनके घर से काफी दूर होती थी, जहाँ से सामान लाने में मुझे 3-4 घंटे लग जाते थे। और जब मैं वापस आता तो वो लड़की बहुत खुश होती थी और आंखों से ऐसे इशारे करती जिसे देखकर मुझे भी शर्म आने लगती। कुछ दिन तो मैं ये सब देखता रहा। मुझे लगा कि शायद वो अरबी आदमी अपनी बेटियों पर बहुत ही ज्यादा सख्ती करता है, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देता, जो वो बाप के जाने के बाद इतना खुश होती हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो वह मुझे क्यों बाहर भेजती हैं। मैं तो घर से बाहर ही ड्यूटी देता हूँ, वो जो चाहे घर के अंदर कर सकती थी। मुझे बाहर भेजने का भला क्या मतलब था? वो मुझे बाहर क्यों भेजती है? ऐसी जगह क्यों भेजती है जहाँ से आने जाने में मुझे कई घंटे लग जाएं? शायद वो मुझे इसलिए बाहर भेजती होंगी कि मैं मालिक को शिकायत न लगा दूं। लेकिन असली बात तो कुछ और ही थी, और वो बात ऐसी शर्मनाक थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जब से यहाँ मेरी नौकरी लगी थी, कुछ दिन तो मैं यही सब कुछ देखता रहा, लेकिन इसके बाद मुझे उन लड़कियों पर शक होने लगा, और शक की वजह मालिक की छोटी बेटी थी। जब मैं सामान लेकर आता, दरवाजे की बेल बजाता, तो दरवाजा 15 मिनट से पहले खुलता नहीं था। मैं बार बार कभी दरवाजा खटखटाने लगता, कभी बेल देने लगता। 15 मिनट बाद मालिक की छोटी बेटी दरवाजा खोलती और उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई होती। जैसे मैं अंदर दाखिल होता तो वो लड़की बार बार पीछे पलट कर लॉन्च के दरवाजे की तरफ देखने लगती, कभी जैसे कि घर के लॉन्च में कोई मौजूद हो। जैसे ही मैं सामान अंदर ले जाने लगता तो कहती, चौकीदार सामान यहीं रख दो, मैं ले जाऊंगी। मैंने कहा, बीबी जी इतना भारी सामान आप कैसे उठाएंगी? मैं अंदर रख देता हूँ। लेकिन वो मुझे अंदर नहीं जाने देती थी, बार बार यही कहती कि यहीं रख दो, मैं ले जाऊंगी। और वो भारी शॉपर उठाकर अंदर चली जाती। बड़ी दुबली पतली 16 साल की लड़की थी और उसकी बहनें भी 18 और 20 साल की थी। उनकी माँ ना थी। मुझे उन लड़कियों को देखकर न जाने क्यों गड़बड़ का एहसास होने लगा था। वो लड़की कभी बंगले की पिछली तरफ देखने लगती जैसे वहाँ कोई मौजूद हो, कभी दुपट्टे से अपना पसीना पोंछने लगती। फिर मुझे मालूम हुआ कि मालिक ने अपनी बेटियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी और सख्ती नहीं लगाई, बल्कि वो तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि जब मालिक अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं तो फिर वो लड़कियां क्यों उनके जाते ही ऐसे खुश होती हैं जैसे किसी कैद से रिहा हुई हो, और मुझे भी बाहर भेज देती थी। एक बार जैसे ही मालिक ऑफिस के लिए घर से निकले, फौरन से उनकी छोटी बेटी मेरे पास आ गई और मेरे हाथ में लिस्ट थमा दी। मैंने कहा कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। कहने लगी, सर दर्द की गोली मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। मैंने कहा, मुझे गोली खाकर सुकून नहीं मिलता, मैं ऐसे ही बैठकर सही हो जाऊंगा। खबरदार, जाओ यहाँ से, जो काम बोला है वो करो। मैंने कहा कि नहीं बीबी जी, आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, मैं मालिक से भी कह दूंगा। मेरा ये कहना था कि वो लड़की गुस्से से वापस पलट गई। मैं सोच चुका था कि आज तो मैं इन लड़कियों का राज जानकर ही रहूंगा कि आखिर ये मालिक के जाने के बाद मुझे बाजार भेज कर करती क्या है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि जब लॉन्च का दरवाजा खुला और वही 16 साल लड़की बड़े गुस्से से मेरी तरफ आने लगी। मैं संभल कर बैठ गया और अपना हाथ सर पर रखा जैसे मेरे सर में दर्द उठ रहा हो। जैसे ही वो मेरे पास आई, इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती, मैंने कहा, बीबी जी बहुत सर में दर्द है, मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकता। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी उदासी सजाते हुए कहा। वो कहने लगी कि हमें बहुत जरूरी सामान मंगवाना था, अगर तुम ये दवा खा लो तो तुम्हारे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने एक दवाई मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कहा, नहीं बीबी जी, मुझे दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है, बस मैं कुछ देर यहाँ पर टिक कर बैठूंगा आंखें बंद करके तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ देर तो वो मुझे देखती रही और मैं अपना सर पकड़े यूं बैठा रहा जैसे कि अपने सर दर्द की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वो लड़की वापस अंदर चली गई और लॉन्च का दरवाजा जोर से बंद किया। इसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने देखा कि बंगले की पिछली तरफ पेड़ों में हलचल सी हो रही है, जैसे कि कोई भूचाल सा आ गया हो। मेरे दिल में जो हालात आ रहे थे, मुझे लगा कि शायद मैं अपनी जगह सही हूँ। शायद वो लड़कियां मुझे बाजार भेजने के बाद यहाँ पर किसी को बुलाती थी, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर। शायद उन पेड़ों से वो लड़के अंदर आते होंगे। अगर ऐसा था तो ये तो बहुत गलत बात थी।
मैंने अपनी बंदूक पकड़ी और बंगले की पिछली तरफ जाने लगा। मेरे मालिक के बंगले में जो घर बना हुआ था वो बंगले के बीच था, इसलिए पीछे के रास्ते से वो पेड़ मुझे गेट से साफ नजर आते थे, जो इस वक्त इस तरह से हिल रहे थे जैसे इस पेड़ के पीछे कोई मौजूद हो। मैंने अपनी बंदूक पकड़ी और पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैंने पीछे की तरफ कदम बढ़ाए, मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा था कि ना जाने क्या किस्सा है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे पहुंचा, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पेड़ पर कोई चढ़ा हुआ है और पेड़ की टहनियों को हिला रहा है। मैंने बड़े गुस्से लहजे में कहा, कौन है यहाँ? मेरी आवाज सुनने की देर थी कि पेड़ की हलचल फौरन से रुक गई थी। मैंने दोबारा से कहा कि यहाँ कौन है, मुझे बताओ वरना मैं गोली चला दूंगा। ये सुना था कि मालिक की छोटी बेटी ने टहनियों को पीछे करके अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगी, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं हूँ। मैंने कहा, बीबी जी आप यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हैं? कहने लगी कि मैं यहाँ पर फल तोड़ने आई थी। अब क्या इसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? इसका लहजा बहुत ही गुस्से वाला था। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं वहां से वापस जाने लगा, लेकिन अचानक से मुझे एक साया खिड़की में दिखाई देने लगा। जैसे लगा कि इस कमरे के अंदर कोई मौजूद है। मेरी जान ये देखकर निकली कि इस कमरे में जो साया मैंने देखा था वो किसी आदमी का साया था। इसलिए मैं फौरन से इस कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं सांस लेना भूल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मालिक की बेटियां ऐसा भी कर सकती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने मालिक से कहते सुना था कि उन्हें अपनी तीनों बेटियों से इस कदर मोहब्बत है कि अपनी बीवी के मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। कहा कि सौतेली माँ उनकी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार न करे, फिर ये लड़कियां कैसे अपने बाप को धोखा दे सकती थी। मुझे लड़कियों पर अफसोस सा होने लगा, क्योंकि खिड़की की दूसरी तरफ जो साया मैंने देखा था, पहले वो एक लड़के का था और उसके बाद दूसरा साया एक लड़की का था, जो कि बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब थे। ये देखकर तो मेरी रगों में खून आग की तरह से दौड़ने लगा था। मेरे दिमाग की नसें खींचने लगी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा था, खिड़की खोलकर देख सकूं कि वह कौन है और इसे गोली से भून के रख दूं, अभी मैं खिड़की के पास पहुंचा ही था। इससे पहले कि मैं खिड़की खोलता, मेरे कंधे पर किसी ने जोर की थपकी लगाई थी। जब मैं पीछे पलटा तो मालिक की छोटी बेटी मेरे सामने बड़े गुस्से से खड़ी मुझसे कहने लगी, यहाँ क्या ताका झाकी कर रहे हो? आज आने दो बाबा को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर एक लड़के का साया देखा है और इस वक्त किसी मर्द का घर में होना मेरी समझ से बाहर है। मेरी बात सुनकर लड़की की रंगत उड़ गई थी। वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ जाकर अपनी ड्यूटी दो। मैंने कहा, इस घर की हिफाजत ही मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं देखूंगा कि यहाँ पर कौन है। मेरा ये कहना था कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम कौन होते हो हमारे घर के अंदर झांकने वाले। मैंने इस लड़की की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की की तरफ बढ़ा, इस लड़की ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे पीछे की तरफ खींचने लगी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। मैंने फौरन से उससे अपना हाथ छुड़वाया। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे अपना काम करने दो। ये कहने के बाद मैंने खिड़की खोल दी थी। जब मैंने अंदर झांका तो मुझे हैरत होने लगी, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था। वो कमरा मालिक की बड़ी बेटी का था। कमरे में हर चीज सजावट की मौजूद थी, लेकिन कोई इंसान वहाँ मौजूद ना था। मैंने पूरा कमरा छान कर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। शायद इस लड़की ने जानबूझकर शोर मचाया था ताकि अंदर खड़े दोनों लोगों को आवाज चली जाए और वो इधर उधर छुप जाए। मैंने घूर के इस लड़की को देखा, तब तक वो लड़की पीछे की तरफ से लॉन्च की तरफ जा रही थी। मैं तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पीछे जाने लगा। मैं सोच चुका था कि आज मैं पूरे घर की तलाशी लूंगा, देखूंगा कि घर में कौन आता है। वो लड़कियां क्यों अपने बाप को धोखा दे रही है, जब उनका बाप उनसे मोहब्बत भी करता है और उनकी हर जरूरत को पूरा भी करता है, दिन रात कमाता है, उन्हें हर ऐशो आराम देता है। जैसे ही वो लड़की लॉन्च के अंदर गई और दरवाजा बंद करने लगी, मैंने दरवाजे पर हाथ रख दिया। मेरी इस हरकत पर वो मुझे घूर कर देखने लगी। कहने लगी, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे घर की तलाशी लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नौजवान की परछाई को देखा है। वो कहने लगी, तुम कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हें अंदर घुसाऊंगी। देखो, अंदर मेरी बहनें हैं जो कि पर्दा करती हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी अंदर नहीं आने दूंगी। इस लड़की के चेहरे पर इस कदर घबराहट थी और इसकी आवाज में इतनी कपकपाहट थी, वो चाहकर भी खुद को सही साबित नहीं कर पा रही थी। ये बात सच थी कि मैंने आज तक कभी मालिक की दोनों बड़ी बेटियों को नहीं देखा था। बस यही एक लड़की थी जो कि बाहर आकर मुझे लिस्ट पकड़ा जाती थी, जिस पर सामान के साथ साथ मार्केट का नाम भी लिखा हुआ होता था। अब जब वो सामान लेने जाता तो मालूम होता कि वो मार्केट यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन इस वक्त मैंने उस लड़की की एक बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि मैं भी बहनों का भाई हूँ और औरत की इज्जत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ।
अगर मुझे मेरे मालिक ने चौकीदार की नौकरी पर रखा है और मुझ पर भरोसा किया है तो मैं अपने नमक से गद्दारी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं कभी भी आंख उठाकर तुम्हारी बहनों की तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन मैं घर की तलाशी जरूर लूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी में शामिल है और तुम मुझे ड्यूटी करने से नहीं रोक सकती। यह सुनकर तो इस लड़की की हवाइयां उड़ने लगी थी। वो बार बार यही कहने लगी कि वो मुझे अंदर नहीं आने देगी, लेकिन मैंने दरवाजा धक्के से खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो लड़की तो यूं थी जैसे कि अभी रो देगी। मैं जैसे ही लॉन्ज में आया तो सामने टेबल पर 4 गिलास पड़े थे, जिसमें ब्राउन कलर का शरबत आधा आधा रखा हुआ था। यूं लगता था कि जैसे किसी ने वो शरबत थोड़ा सा पिया हो, बाकी छोड़ दिया हो। इसके अलावा खाने पीने के कुछ अच्छे आइटम भी मौजूद थे, जैसे कि शाही पनीर, कबाब वगैरह। ये देखकर तो मुझे और कोई शक नहीं रहा था कि जब वो बहनें 3 थी तो 4 गिलास टेबल पर क्यों रखे गए थे और उनके अंदर शरबत कौन सा था। बहरहाल मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और सबसे पहले उस कमरे का दरवाजा खोला जिसकी खिड़की से मैंने उस आदमी की परछाई को देखा था, लेकिन वो कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली। वो लड़की मेरे पीछे ही थी। मैं जिस कमरे में जा रहा था वो मेरे पीछे पीछे आने लगती और कहने लगती कि बस देख लिया तुमने, अब निकलो बाहर। फिर मैं एक कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने इसका दरवाजा खोलना चाहा वो अंदर से लॉक था। मैंने बड़ी आवाज से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अंदर से आवाज आई कि कौन है? पायल क्या पागल हो गई है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही है? मैंने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, दरवाजा खोलें। बीबी, मेरी आवाज सुनकर वो जो कोई भी थी कहने लगी कि चौकीदार और घर के अंदर, तुम्हें घर के अंदर आने की इजाजत किसने दी है? हम पर्दा करते हैं, इसलिए किसी भी आदमी के सामने नहीं आते। और तुम्हारा क्या काम है? घर के अंदर बाहर जाकर अपनी ड्यूटी निभाओ। मैंने कहा कि मेरा काम इस घर की हिफाजत करना है। मालिक मुझे इस घर की हिफाजत के लिए पैसे देते हैं, घर के बाहर रक्षा करने के लिए नहीं। मैंने आपके घर में किसी आदमी की परछाई देखी है और मैं पूरे घर की जब तक तलाशी ना ले लूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दरवाजा खोल दें आप, मैं आप लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा। मुझे सिर्फ कमरे की तलाशी लेनी है। मेरी बात सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने फौरन से नजरें झुका ली। सामने कमरे में 2 लड़कियां बैठी थी और एक ने कहा कि इसको हम पर शक हो गया है। उनका कहना है कि हमारे घर में एक गैर आदमी मौजूद है जिसे देखना चाहता है। शायद घर के अंदर दाखिल होने का उनको इससे ज्यादा अच्छा बहाना कोई और नहीं मिला। ये सुनकर मैं तिलमिला के रह गया था, लेकिन बहरहाल मैं चाहता था कि मैं इस वक्त उसको ढूंढ लूं ताकि इन्हें बता सकूं कि मैं ऐसे ही अंदर नहीं आया। बहरहाल वो दोनों लड़कियां कमरे से बाहर निकल गई। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही। पूरा कमरा खाली था, बल्कि पूरा घर ही खाली था। उन 3 लड़कियों के अलावा कोई भी मौजूद ना था। शायद उन लड़कियों ने इस लड़के को भगा दिया था जिसे वो मालिक और मेरी गैर मौजूदगी में बुलाती थी। जब मैंने पूरे घर का कोना कोना छान मारा और मुझे कोई ना मिला तो वो लड़की कहने लगी, हो गई तुम्हारी तसल्ली, अब बाहर जाओ और बाबा को आने दो। अब यहाँ से आए थे। इस लड़की की जुबान सुनकर तो मेरे अंदर का खून खौलने लगा। वो कैसे मेरे चरित्र पर उंगली उठा सकती थी? उस वक्त मैं घर से बाहर निकल गया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लेकिन अब मैं सोच चुका था कि मैं भी उनकी तरह एक ऐसे ही चाल चलूंगा और इस नौजवान को जरूर पकड़ लूंगा जैसे वो मुझसे छुपाना चाहती हैं और अपने आप के भरोसे का यूं गलत फायदा उठा रही हैं। मुझे लगा था कि रात को वो मेरी शिकायत मालिक से लगाएंगी और मालिक मुझे जरूर इस मामले के बारे में पूछेंगे, लेकिन मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। उन लड़कियों ने मालिक से कोई बात नहीं बताई थी, वरना मालिक मुझसे जरूर पूछते। इसके बारे में कोई भी बात करते जो हरकतें वो लड़कियां कर रही थी। मेरा पूरा पूरा शक उन पर और पक्का होता जा रहा था। जैसे ही मालिक ऑफिस के लिए जाने लगे मैंने उन्हें रोक लिया। मैंने कहा, मालिक, आपके जाते ही आपकी बेटियों ने मुझे सामान की बड़ी लिस्ट देती हैं और मुझे मार के भेज देती हैं, और जिस मार्केट में मुझे भेजती हैं वहाँ से सामान लाने में मुझे काफ़ी घंटे लग जाते हैं। इस तरह से तो मैं घर की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर मेरे पीछे से कोई आकर घर में घुस आया तो आप तो मुझसे ही पूछेंगे। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर शक की लकीरें गहरी हुई थी। कहने लगे, अच्छा, क्या मेरी बेटियां रोज तुम्हें मार्केट भेजती हैं? मैंने कहा, जी हाँ। वो कहने लगे, अगर उन्हें सामान की जरूरत है तो वो ड्राइवर से क्यों नहीं कहती? मैं ऑफिस जाने से पहले रोज उनसे पूछता हूँ कि उन्हें कुछ मंगवाना है तो ड्राइवर मौजूद है, वो सामान लाकर दे देगा। तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है और तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं कि तुम बाजार का चक्कर लगाओ। देखो, मैंने तुम्हें अपने घर की हिफाजत के लिए रखा है, इसलिए कि तुम एक काबिल भरोसेमंद इंसान हो। तुम्हारे बाप ने भी यहाँ पर चौकीदारी की थी और कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, और उनके देहांत के बाद मैंने तुम्हें ही उनकी जगह रखा है। तुम यहाँ से 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं होगे जब तक कि मैं घर वापस ना लौट आऊं। ये सुनकर तो मेरे दिल को तसल्ली सी हो गई थी।
इसलिए मालिक के जाते ही जब उनकी छोटी बेटी बाहर आकर मुझसे कहा कि जाओ सामान लेकर आओ, तो मैंने कहा जी बीबी जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैंने जानबूझकर इस लड़की से ये कहा। मेरा जवाब सुनकर वो बड़ी बेफिक्र होकर घर के अंदर चली गई। मैं घर के बाहर जाने की बजाय इस लिस्ट की पर्ची को अपनी जेब में डाले और बंगले की पिछली तरफ आ गया। घर का एक दरवाजा बंगले की पिछली तरफ पर खुलता था। वो जो कोई भी था इसी दरवाजे से अंदर दाखिल होता था। मैंने जब बंगले की पिछली तरफ आया तो उसी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया जहाँ मैंने उस दिन इस लड़के की परछाई को देखा था। मैंने सोचा खिड़की खोलनी चाहिए तो वो लॉक नहीं थी। वो खिड़की खुल गई। मैंने पूरे कमरे का मुआयना किया। उस वक्त कमरे में कोई भी ना था, इसलिए मैं खिड़की से लांग कर कमरे में आ गया और एक कोने में छुप गया। जिस जगह मैं छुपा था मैं किसी को भी नजर नहीं आ सकता था। अब मुझे इस आदमी का इंतजार था जिसे मैंने इसी कमरे में एक लड़की के साथ देखा था। कुछ ही देर में मुझे उन लड़कियों की आवाजें आने लगी और फिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। उनकी आवाज में एक आदमी की आवाज भी शामिल थी। वो लड़कियां उससे जाने क्या बातें कर रही थी, लेकिन सबके ही लहजे धीमे थे। उनकी आवाजें तो मैं सुन पा रहा था, लेकिन वो क्या बातें कर रही हैं ये मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल मेरे पास बंदूक मौजूद थी और मैं सोच चुका था कि मैं आज इस लड़के को जख्मी कर ही दूंगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि जब कमरे का दरवाजा खुला मुझे यूँ लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वे तीनों लड़कियां कमरे में आईं। उनके साथ एक लड़का भी मौजूद था। वो जाकर बेड पर बैठ गई। वो लड़का कहने लगा कि मैं सिर्फ तुम लोगों के कहने पर यहाँ पर आता हूँ, वरना जो कुछ बाबा ने मेरे साथ किया है मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनके घर पर कदम भी रखूं। उन तीनों में से जो बड़ी बहन थी वो कहने लगी कि प्लीज भाई, तुम क्यों बाबा से नाराजगी पाल कर बैठे हुए हो? अपने गुस्से को जाने दो। हम कब तक तुम्हें छुप कर घर पर बुलाते रहेंगे? जिस दिन बाबा को पता चल गया वो तुम्हें मार मार कर घर से निकाल देंगे। और अब तो जो चौकीदार उन्होंने रखा है वो तो ऐसा बेगैरत है कि घर में घुसता ही चला जाता है। कल भी से शक हो गया था। शुक्र है कि आज वो बाहर चला गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं चल सकता। वो कहने लगा कि मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगा जब तक कि बाबा अपनी जिद खत्म नहीं कर दे और इस लड़की के घर में मेरे लिए रिश्ते की बात नहीं करते। मैं इसके अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। तुम लोग समझाओ बाबा को, वरना वो अपना ही नुकसान करेंगे। मेरे पास ऑफिस की पूरी रिपोर्ट है। उनका मैनेजर उन्हें दोनों हाथों से लूट रहा है और देखना एक दिन ऑफिस भी तबाह हो जाएगा और ये घर भी बिक जाएगा। ये सुना था कि वो लड़कियां घबराने लगी। अब मैं सारी कहानी समझ चुका था कि वो लड़का उनका भाई है जो किसी बात पर अपने बाप से नाराज था और अपने बाप के जाने के बाद अपनी बहनों से मिलने आता था। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था, लेकिन बहरहाल मेरी जगह कोई और भी होता ऐसा ही सोचता। वो लोग काफी देर आपस में बातें करते रहे और फिर कमरे से बाहर निकल गए। शायद जिस दिन जब वो मैंने परछाई देखी थी वो एक बहन का अपने भाई के साथ गले मिलना था, जैसे कि अक्सर बहनें अपने भाई के साथ गले लगकर रो देती हैं। बहरहाल मैं जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ था वैसे ही घर से बाहर भी चला गया था और फिर मैं मेन गेट से बाहर निकल गया। कुछ देर इधर उधर सड़कों में घूमता फिरता रहा और कुछ घंटे बाद ही वापस आया था ताकि उन्हें ये लगे कि मैं बाजार गया था। कुछ सामान भी आते हुए ले आया। कुछ दिन बाद मैंने मालिक से सारी बात कही। ये सुनकर मालिक गुस्से में आ गए। फिर मैंने उन्हें समझाया कि वो अपने बेटे की शादी वही कर दे जहाँ वो चाहते हैं। वो कहने लगे कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा फैशनेबल है, मेरी बेटियों को भी वो आज़ाद ख्याल का बना देगी। बहरहाल मेरे बहुत समझाने पर मालिक मान गए और अपने बेटे को मना कर घर ले आए। धन्यवाद दोस्तों।